अस्सलाम वालेकुम। अब हम स्टार्ट करेंगे माइक्रोबायोलॉजी। इसमें ये है कि यार मैंने खुद किया है स्केची से, सही है? तो मैं आपको उस तरह नहीं एक्सप्लेन कर पाऊँगा, या तो मैं आपको स्केची सारी समझाऊँ, तो आपने जहाँ से किया आपने वहीं से बेहतर है पढ़ें, लेकिन मैं आपको बेसिक बेसिक ओवरव्यू करवाऊँगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ गया कि माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया एंड साइलोस्टोमा ड्यूडेनेल। ये एक हेलमिंथ है, एक नीमाटोड है, मतलब ये एक राउंड वर्म है, सही है? और ये आंतों में जाके हुक वर्म भी इसे कहते हैं। ये ना चिपक जाता है विलाई को और वहाँ से खून चूसता है ना, तो ये माइक्रो आयरन डेफिशिएंसी करवाता है, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया करता है। पिक्चर कंप्लीट नहीं है। एमसीक्यू में ये भी होना चाहिए था कि ये पैरासिटिक इन्फेक्शन का कोई साइन होना चाहिए था। कहता कि ओसाइट मिल रहे हैं आपको स्टूल के अंदर, या कहता कि आपका इओसिनोफिल काउंट ज़्यादा है ना, तो तब आप कहते कि यार ये पैरासिटिक इन्फेक्शन है। तो इस तरह ये इनकम्प्लीट स्टैम्प है। अच्छा, इसमें ये कहते हैं कि डाइफाइलोबोथ्रम लैटम ये है टेपवर्म, एंड साइलोस्टोला स्टोमा ड्यूडिनेल ये है राउंड वर्म। अच्छा, फ्लैट वर्म इसको फिश वर्म भी कहते हैं, सही है? डाइफाइलोबोथ्रम लैटम को उस ये ना मेगालोब्लास्टिक एनीमिया करवाता है, विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी कराता है। ये पता है क्या करता है, ये जाके ना पेट में चिपक जाता है ये भी। और ये ना विटामिन बी इसको भी चाहिए होता है, बी 12। तो विटामिन बी 12 जो हम खाते हैं वो ये ले इस्तेमाल करता है, तो हमें नहीं मिलता। एज अ रिजल्ट हमें विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हो जाती है और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। और ये हुक वर्म का मैंने आपको समझा दिया, जो ये दूसरा है एनसाइलोस्टोमा ड्यूटेनियल, इसका आपको समझा दिया कि ये क्या करता है, ये खून चूसता है। अच्छा, जो फिशरमैन है, अब ये फिश खाता है। अच्छा, डाइफाइलोबोथरम लैटम को फिश वर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो रॉ फिश है, अंडर कुक्ड फिश है, उसको खाने से होता है। तो उसने क्या है कि फिशरमैन है, राइस वाटर फिश है, और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी है उसको, और स्टूल्स में ओवा भी आ रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। स्टूल्स में ओवा आ रहे हैं, अब कोई पैरासाइट है, कौन सा है? फिश वर्म, बात खत्म। अच्छा, a child with worm infestation एंकाइलोस्टोमा ड्यूडेनेल। आपको पता है क्या पिक्चर आएगी? माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया आएगा। सेम सिनेरियो, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया है और स्टूल्स और एग्स आ रहे हैं, तो एंसाइल हुकवर्म। अच्छा, अब आगे हमने देखना है आपको ना लिवर एब्सेस जो मेजरली ना तीन चीजें बनाती हैं। ये एक एक बैक्टीरिया बनाते हैं। दूसरा अपने पास ये जो सिस्टोर्स में से ये अपने पास आया था एकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस, ठीक है? ये भी एक फ्लैट वर्म है, ये भी फ्लैट वर्म है, और जो हम पीछे एक फ्लैट वर्म पढ़ के आए हैं, ये भी फ्लैट वर्म है, सही है? जितने भी वर्म्स हैं ना, जितने भी कीड़े-मकोड़े हैं जो हमारे जिस्म में आ सकते हैं, उनको हम कहते हैं हेलमिंथ्स। क्या कहते हैं? हेलमिंथ्स। उनमें से अब टाइप्स हैं, एक होते हैं राउंड वर्म्स, एक होते हैं फ्लैट वर्म्स, एक एक फ्लूक्स होते हैं। राउंड वर्म्स, टेपवर्म्स, फ्लूक्स। टेपवर्म्स और फ्लूक्स को मिला के फ्लैट वर्म्स भी कह सकते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थीज भी कह सकते हैं उन्हें, फ्लैट वर्म्स। आई समझ? ठीक है? तो अब जो है ना राउंड वर्म, उसमें एक मैंने कौन सी एग्जांपल आपको बताई है अभी तक? ये वाला ये एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनियल, ये क्या है? राउंड वर्म। और जो डाइफैलोबोथरम ये क्या है? ये टेप वर्म है। और एकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस ये भी एक टेप वर्म है, सही है? अच्छा, ये क्या करता है? ये एब्सेस बनवाता है लिवर में। सिस्टिक एब्सेस होती है मोस्टली। सीटी पे देखो ना, तो एग क्रैक्ड एग शेल अपीयरेंस आती है। क्रैक्ड एग शेल का मतलब है कि एक एग है, एक बाहर की लेयर है, उसमें कैल्सिफिकेशन होती है, उस वजह से नजर आती है। और अंदर है ना ऐसे उसके सेप्टे भी बने हुए हैं, मतलब वो डिवाइडेड भी है। एक सिंगल बाउंड्री नहीं है, उसके अंदर भी उसके ऐसे लैमिनी है आप कह लो। तो उसकी वजह से ना एग क्रैक्ड शेल अपीयरेंस आती है। और ये ना दिमाग में भी इसकी सिस्ट जा सकती है। और वो ना सिस्ट बनती है, वो भी इस तरह ही बनती है कि उसमें एक बड़ी सिस्ट होगी, और वो ना अंदर अंदर उसके सेप्टी बने होंगे, तो उसे कहते हैं अंदर वाली जो छोटी सिस्ट होती है ना, उनको कहते हैं डॉटर सिस्ट, सही है? तो सिस्ट विद डॉटर सिस्ट अगर दिमाग में आ रही है, तो कौन करवा रहा है? अकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस, सही है? अच्छा, अब ये देखो, ये सिस्ट बनाते हैं लंग्स में, बोन्स में, ब्रेन में। और मोस्ट कॉमनली फाउंड लंग्स में। बाकी ये सारी चीजें आ गई। अपने पास दूसरा आ गया पायोजेनिक लिवर एब्सेस। पायोजेनिक लिवर एब्सेस आपको पता है जो बैक्टीरिया करवाएंगे। बैक्टीरिया कैसे पहुंचेंगे लिवर में? बैक्टीरिया पहुंचेंगे, एक तो सेप्सिस के थ्रू पहुंच सकते हैं, खून में जाके पहुंच सकते हैं। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया, दूसरा तरीका ये है कि ये ना असेंडिंग कोलेंजाइटिस, कोलेंजाइटिस हुआ, इन्फेक्शन इंटेस्टाइन से बैक्टीरिया गए, पहले कोलेंजाइटिस हुआ, अब असेंडिंग कोलेंजाइटिस जाके फिर लिवर में भी जा सकते हैं, सही है? वहां जाके फिर एब्सेस बनवाएगा। तो ये उसने बताया इकोलाई जो है ना, इकोलाई सबसे मोस्ट कॉमन।
इकोलाई है, बाकी सारे आगे। और ये देखें असेंडिंग कोलेंजाइटिस के साथ एसोसिएटेड है, मल्टीपल एब्सेस बन सकते हैं और सब कुछ आ गया। अमीबिक लीवर एब्सेस। अब हमने ना एक तरह के पैरासाइट पढ़े जो कि ये हेलमिन्थ्स हैं, जो कीड़े-मकोड़े हैं, ये मल्टी सेल्युलर है। एक और तरह के पैरासाइट्स होते हैं जो हमारी बॉडी में आ सकते हैं, वो होते हैं यूनिसेल्युलर यूकेरियोट्स, उनको कहते हैं प्रोटोज़ोआ। क्या कहते हैं? प्रोटोज़ोआ। उनमें है अब अपने पास कुछ हैं जो कि सीएनएस को इफ़ेक्ट करते हैं, जिस तरह के टोक्सोप्लाज़्मोसिस, कुछ हैं जो कि इंटेस्टाइन्स को इफ़ेक्ट करते हैं हमारी जीआईटी को, जिसमें ये अपना अमीबिक लीवर एंटोमीबा हिस्टोलिटिका है, जियार्डिया है, जियार्डिया जो जियार्डियासिस करवाता है, हम आगे पढ़ेंगे। उसके अलावा कुछ हैं जो ब्लड को इफ़ेक्ट करते हैं, प्लाज़्मोडियम, है ना? वो भी एक प्रोटोज़ोआ है जो यूनिसेल्युलर यूकेरियोट है और वो पैरासाइट है। सही है ना? ईज़ी, कुछ-कुछ समझ आ रहा है? अब जो अमीबिक लीवर एब्सेस है ना, ये बनाता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एक प्रोटोज़ोआ है। ये क्या करता है, ये ना कैसे फैलता है, ये फैलता है फीकल ओरल रूट से, मतलब गंदा पानी पीने से। इस तरह ना जो जियार्डिया है ना, वो भी ऐसे ही फैलता है। ये दोनों प्रोटोज़ोआ ऐसे ही फैलते हैं। तो इनका ये है कि ऐसे फैलेंगे। और एंट अमीबा हिस्टोलिटिका ये होमोसेक्सुअल मेल्स में भी फैलता है, ठीक है? और ये लिवर एब्सेस बनवाता है। उसके अलावा आपने क्या याद करने की ज़रूरत है कि अच्छा, ये ना अल्सर भी बनवाता है। ये पहले जाएगा जब गट में जाके ना ये जो अपनी सीकम है, सीकम के अंदर मोस्ट कॉमनली रिसाइड करता है और वहाँ ना फ्लास्क शेप अल्सर बनाता है। फ्लास्क शेप अल्सर ऐसे है कि मतलब अगर आप कोलोनोस्कोपी करो ना, तो कोलोनोस्कोपी में आप देखोगे आपको अल्सर इतना सा छोटा-सा नज़र आ रहा है उसका होल। अच्छा, लेकिन जब आप उसको ओपन करोगे लाइक अल्सर को या फिर अंदर जाओगे तो देखोगे कि अंदर तो वो अंदर ज़्यादा बड़ी कैविटी है। तो इस वजह से ना, तो वो लाइक मतलब इस तरह फ्लास्क शेप के अंदर काम ज़्यादा खराब होता है और बाहर से आप देख रहे होते हो तो छोटा-सा सुराख नज़र आ रहा होता है। तो ऐसे फ्लास्क शेप कैविटीज़ बनाते हैं। वो अक्सर पूछता है कि कहाँ कॉमनेस्ट साइट इसकी क्या है? कहाँ रहता है सबसे ज़्यादा? तो ये रहता है सबसे ज़्यादा सीकम में। असेंडिंग क्लोन को भी इन्वॉल्व कर सकता है। अच्छा, और वहाँ से फिर इंटेस्टाइन से ना ये ब्लड के थ्रू जाके ये लिवर में भी आ सकता है। कहाँ आ सकता है? लिवर में भी, जहाँ एब्सेस बनवाएगा। अच्छा, एक और सवाल वो ये पूछता है कि अगर एक बंदा है उसको इसी तरह हाइपोकॉन्ड्रिया में पेन हुई है और उसमें ना अब उसको लंग में एब्सेस आ गई है, तो वो ये एमसीक्यू आता है, तो उसमें पूछता है कि वो कैसे पहुँची वहाँ तक? तो वो ना डायरेक्ट एक्सटेंशन से भी जा सकती है, जो इसकी होती है ना एब्सेस, तो वो डायफ्राम के थ्रू भी विदाउट किसी ब्लड में जाके बगैर जाए ना, डायरेक्टली भी जा सकती है लंग्स में। तो ये एमसीक्यू आता है। अब हम कुछ एमसीक्यूज़ देख लेते हैं जल्दी। कहते हैं अमीबिक अब्सेस है, वो जीआईटी का कौन-सा पोर्शन करती है? एंट-अमीबा हिस्टोलिटिका की बात हो रही है, सीकम मैंने आपको बताया। ड्रग ऑफ चॉइस क्या है अमीबिक लीवर एब्सेस में? मेट्रोनिडाज़ोल, सही है। जार्डिया में कौन-सी है? जार्डियासिस में कौन-सी है? निडाज़ोल। अच्छा, लेकिन वो था नहीं ऑप्शन में, तो निडाज़ोल एक, ये आ जाएगा अपने पास। अमीबिक अमीबिक लीवर एब्सेस है तो इन्वेस्टिगेशन क्या सबसे बेस्ट है? सीरोलॉजी। अच्छा, वैसे ना इसके लिए ओवा एंड पैरासाइट करवाते हैं, सही है, इसके लिए भी ओवा एंड पैरासाइट करवा सकते हैं और जार्डियासिस के लिए भी ओवा एंड पैरासाइट करवाते हैं। इसमें क्या होगा, आपको ना अंदर उसके स्टूल के अंदर आपको अमीबा नजर आएंगे, लेकिन ये अगर कहता है कि सपोज अगर लीवर एब्सेस है, अमीबिक लीवर एब्सेस है, तो उसके लिए ना जब जब एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल कोई चीज़ आ रही है, तब इसके लिए ज़्यादा बेहतर है एलाइज़ा वगैरह कराओ, सीरोलॉजी करवाओ, सही है। वो ज़्यादा बेहतर है। ख़ास तौर पे तब बेहतर है जब आपका ओ एंड पी भी आपको नेगेटिव आ रही है, लेकिन आपको फिर भी शक है, सही है ना? तो ये तब आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रह जाएगा, इन्वेस्टिगेशन रह जाएगी। फिर अपने पास आ जाता है मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म काजिंग पायोजेनिक लिवर एब्सेस, इकोलाई। और इंटरमीडिएट होस्ट कौन है हाइड्रेटेड सिस्ट का? हाइड्रेटेड सिस्ट कौन बनवाता है? काइनोकोकस ग्रैनुलोसस, सही है। और वो हाइड्रेटेड सिस्ट बनाता है। ये इंटरमीडिएट होस्ट क्या होता है? सबसे पहले इंटरमीडिएट होस्ट होता है कि जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना करे, वो पैरासाइट ना, जिसमें वो ग्रो करे, उसका लार्वा ग्रो करे, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करे लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना करे। जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है ना, उसे कहते हैं डेफिनेटिव होस्ट। तो ये जो होता है ना काइनोकोकस ग्रैनुलोसस, ये क्या है? ये इसका डेफिनेटिव होस्ट है डॉग्स। तो हम तक कैसे पहुँचते हैं? हम इंटरमीडिएट होस्ट हैं, हम वैसे ही रगड़े जाते हैं बीच में, सही है? तो हमें हाइड्रेटेड सिस्ट बनवाता है ये। A patient with right hypochondrium pain
ये देखो एडमिट हुआ और उसको ना लंग एब्सेस हो गई है, तो वो कैसे पहुंची है, तो कहते हैं डायरेक्ट एक्सटेंशन फ्रॉम लिवर एब्सेस। रिगार्डिंग पायोजेनिक लिवर एब्सेस, ये असेंडिंग कोलिंजाइटिस के साथ होती है। फिर कहता है कि एक इन्फेक्शन इज मोस्ट लाइकली रिलेटेड विद cysts in brain with daughter cysts on CT. Echinococcus granulosus, ये तीन एक गलती से आ गया। काज ऑफ सिस्टिसर्कोसिस, अच्छा सिस्टिसर्कोसिस ये होती है, इसमें ना मल्टीपल सिस्ट बनती है। अब अगर अगर ब्रेन को इन्वॉल्व करें ना तो उसे कहते हैं न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस। सही है। और ये ना टीनिया सोलियम करवाते हैं। टीनिया सोलियम क्या है, ये भी एक हेलमिंथ है, ये भी एक कीड़ा है, और ये क्या है कि ये सिस्टोर्स में आता है। सही है, सिस्टोर्स में आता है ये। और मजीद ये है, बल्कि एक मिनट, सिस्टोर्स की बजाय हम लोग ऐसे कह लेते हैं कि ये क्या है, फ्लैट वर्म है। सही है। अभी तक दो फ्लैट वर्म्स पढ़े थे, कौन कौन से फ्लैट वर्म, मतलब बॉडी फ्लैट, कौन कौन से, अकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस और फिश वर्म, फिश टेप वर्म है ना, तो ये दो पढ़े थे। और तीसरा आ गया हमारे पास टीनिया सोलियम और टीनिया सजिनेटा, बस ये चार ही हैं फ्लैट वर्म्स जो हमने याद करने हैं। सही है। तो इसमें टीनिया सोलियम जो है ना, ये अपने पास इस तरह, मतलब इसके एग्स इंजेस्ट करने से ना गंदे पानी में अगर वो आप उसको इंजेस्ट करो, तो अब ये सिस्टिसर्कोसिस करवाते हैं, मतलब मल्टीपल सिस्ट बनते हैं और ब्रेन में बने ना, तो उसमें कहते हैं सीटी पे ना स्विस चीज अपीयरेंस आती है, मतलब इतने सिस्ट बनते हैं, चीज देखी हुई ना, उसमें कितने किस किस तरह के सुराख होते हैं, तो स्विस चीज की अपीयरेंस आती है इसकी न्यूरोसिस्टोसर्कोसिस में। फिर कहता है कि causative organ of cyst in liver is Echinococcus granulosus। फिर कहता है ब्लडी डायरिया, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, लिवर एब्सेस, फ्लास्क शेप अल्सर्स, कौन बनवाता था, एंट अमीबा हिस्टोलिटी का। अच्छा, फीमेल है ट्राई ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस, तो ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस इसमें ये है कि, अच्छा ये ना अपने पास इसमें ना ये बैक्टीरिया है, और ये सॉरी ये पैरासाइट है और ये प्रोटोजोआ है। सही है, मैंने आपको बता रहा था ना प्रोटोजोआ, तो मैंने आपको बताया कि कुछ होते हैं जो कि इंटेस्टाइन में स्पेसिफिक होते हैं, कौन कौन से, उसमें अपने पास अमीबा आ गया, ये एंटोमीबा आ गया, और दूसरा जियार्डिया बताया जो इंटेस्टाइन के हैं। और फिर मैंने आपको बताया कि एक ब्रेन के होते हैं, उसमें टोक्सोप्लाज्मोसिस का बताया। फिर मैंने आपको बताया था कि ब्लड का बताया था, प्लाज्मोडियम बताया था। एक और जो टिश्यूज में होता है, टिश्यूज का भी है, वो है ये ट्राइकोमोनास वेजिनालिस। ये क्या करता है, ये ना वजाइना को, सर्विक्स को मेनली इफेक्ट करता है, और सर्विक्स से ना ग्रीनिश सा बहुत ही फाउल स्मेलिंग सा डिस्चार्ज एक तो करवाता है प्रोड्यूस। सही है। और फीवर वगैरह इस तरह की प्रेजेंटेशन भी होती है साथ में ना उनको, और साथ में बर्निंग सेंसेशन बहुत होती है, जल जल जलाता है उस, तो इसमें ना ट्रीटमेंट क्या करनी होती है, इसमें मेट्रोनिडाजोल देना होता है अपने दोनों पार्टनर्स को। ठीक है। मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म काजिंग पेरिटोनाइटिस आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरीज, अच्छा ये इजी है। अगर कहना स्पॉन्टेनियसली पेरिटोनाइटिस हो रहा है, तो वो है ई कोलाई करवाएगा। अगर कहेगा कि अपना सर्जरी के बाद हो रहा है कोई, आपने इंटेस्टाइन की मैनिपुलेशन किया उसके बाद हो रहा है, तो बैक्टीरियोइडिस है। ये याद कर लेना आपने। अच्छा, ये अब हमने कुछ बैक्टीरिया स्टार्ट हो गए। बैक्टीरिया में सबसे पहला उसने पूछा कि एक बंदा है चाइनीज रेस्टोरेंट में गया, उसने ना फ्राइड राइस का, फ्राइड राइस क्लासिकल है बैसिलस सीरियस के साथ। ठीक है, दो थे, बैसिलस एंथ्रेक्स था, बैसिलस सीरियस था। सही है, तो बैसिलस एंथ्रेक्स ये क्या है, ग्राम पॉजिटिव रोड्स हैं, ये ग्राम पॉजिटिव रोड्स हैं। हमने कोकाई भी पढ़ने हैं, हमने रोड्स भी पढ़ने हैं, तो ये ग्राम पॉजिटिव रोड्स हैं। नाम में भी बैसिलस आ रहे हैं ना। अच्छा, अब वो कहते हैं डायरिया। अच्छा, 1 से 6 घंटों में अगर डायरिया हो ना, 1 से 6 घंटों में कुछ खाने के, तो या तो स्टाफ आरियस करवाएगा या बैसिलस। असल में ना स्टाफ आरियस है ना, ये ना एक्सोटॉक्सिन्स बनाता है, इसके प्री फॉर्म्ड एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं कि ये मायोनीज में या फिर है ना इस तरह अपना वो जो मीट होता है उसके अंदर अगर ये इन्फेक्शन ये गया हो ना, तो ये एक्सोटोसिन्स प्रोड्यूस कर देता है, और वो पहले से ही फूड के अंदर मौजूद होते हैं। जब आप खाते हो तो विद इन 6 घंटों के अंदर, मतलब जो फूड पॉइजनिंग होती है आपको अचानक से ही, आपको इतना टाइम नहीं लगता। ऐसा नहीं होता कि एक दिन गुजर गया अब जाके मसला शुरू है, नहीं। इसी तरह बैसिलस है, आपने फ्राइड राइस खाए, उसमें अगर मौजूद हुआ तो इसने फिर आपको मोशन लगवा देने। सही है, तो ये आ गया अपने पास। अच्छा, डायरिया विद इन 1 to 2 आवर्स, मतलब ये आप इकट्ठे ही कर लो इनको, कि अगर 1 से
अगर आपको 12 घंटों से लेकर 3 दिन तक लग रहा है टाइम, इतना टाइम लग रहा है, तब मोस्टली ग्राम नेगेटिव हैं सारे। ये ग्राम नेगेटिव सैल्मोनेला, शिगेल्ला, कैम्पाइलोबैक्टर, इकोलाई, ये सारी ग्राम नेगेटिव हैं। रोड्स हैं, ग्राम नेगेटिव रोड्स हैं, तो ये करवाते हैं। अगर 7 दिन से ज़्यादा लग जाए तो जार्डियासिस और अमीबियासिस। इजी हो गया। जार्डियासिस अमीबियासिस दोनों क्या है? प्रोटोजोआ हैं। शाबाश, प्रोटोजोआ हैं, इंटेस्टाइनल प्रोटोजोआ हैं। अच्छा, बैसिलस अक्कर्स रीड राइस में और स्टेफिलोकोकस ऑरियस मीट्स में, मायोनीज में, कस्टर्ड में, प्री फॉर्म टॉक्सिन्स में ना। तो एक बच्चा गया रेस्टोरेंट में, उसने खाया, उसको ब्लडी डायरिया स्टार्ट हो गया। अच्छा, पीटीके हो गए, फेशियल स्वेलिंग होगी और शिस्टोसाइट्स प्लस ब्लडी डायरिया, ये एचयूएस है, हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम। शीगा लाइक टॉक्सिन करवाता है इसे। बात खत्म। सही है। अगर ब्लडी डायरिया है, शिस्टोसाइट्स है, तो ह्यूमिलेटिक यूरेमिक सिंड्रोम है। अगर डायरिया है और एचआईवी का पेशेंट है, डायरिया है, पेशेंट है एचआईवी का, क्रिप्टोस्पोरिडियम। डायरिया है, पेशेंट है अपना, सॉरी, मेनिंजाइटिस है, पेशेंट है एचआईवी का, क्रिप्टोकोकस। बात खत्म। एचआईवी का पेशेंट मेनिंजाइटिस, क्रिप्टोकोकस। एचआईवी का पेशेंट डायरिया, क्रिप्टोस्पोरिडियम। अच्छा, कोलरा टॉक्सिन तो विब्रियो कॉलरी कराते हैं। राइस वाटर डायरिया, ये तो आपको पता है, ये तो पेशेंट भी बहुत आता है। हीट स्टेबल, हीट लिबाइल एंड टेरोसो, इसकी ना वो बात थी, ऐसा नहीं होता कि एक बंदा का, इसके ना पूरा फैमिली में बंदे आते हैं या फिर इलाके आते हैं पूरा। अच्छा, हीट स्टेबल, हीट लिबाइल एंड टेरोटॉक्सिन, तो ये वाटरी नॉन ब्लडी डायरिया करवाते हैं। सही है। ये ना इसको ट्रैवलर्स डायरिया इसको भी कहते हैं, और भी हैं। तो खैर, शिगा टॉक्सिन आ गया। शिगा टॉक्सिन है, ये शिगेला लाइक टॉक्सिन है, ये ब्लडी डायरिया करवाएगा। और ठीक है, जो स्टेफाइलोकोकस एंटेरोकोकस है, एंटेरोटॉक्सिन है, ये क्या कराते हैं? फूड पॉइजनिंग। अभी देखा, विद इन 6 आवर्स एक फीमेल पेशेंट आई है, उसको वेट लॉस है, स्वेटिंग है, पैल्पिटेशन है, डायरिया है, हाइपरथायरॉयडिज्म है। एक ट्रैवलर है, थाईलैंड का है। अब उसको ना डायरिया हुआ है फॉर कई हफ्तों से, और डोनट शेप्ड सिस्ट आ रहे हैं। तो ये ना स्क्रिप्टोस्पोरिडियम है। वैसे मैंने खुद नहीं पढ़ा डोनट शेप ना, लेकिन अब है तो आप याद कर लें कि सिस्ट आते हैं, इतना है क्रिप्टोस्पोरिडियम से। और ये एक सही है। तो आपने मतलब याद करना है शॉर्ट। अच्छा, एक अच्छा, क्रिप्टोस्पोरिडियम मैं आपको बताए थे ना, प्रोटोजोआ, इंटेस्टाइनल प्रोटोजोआ कौन कौन से बताए थे आपको? अमीबा, जियार्डिया, क्रिप्टोस्पोरिडियम, तीसरा ये है, और ये एचआईवी के पेशेंट्स में होगा। आफ्टर एक एक बेबी को जैसे हम कुछ खिलाते, दूध पिलाते हैं, तो उसको डायरिया हो जाता है, तो ये गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स है और ये नॉर्मल है। 40 ईयर, इसमें बस ये है कि आपने ना वो लैक्टोज इंटॉलरेंस इंटॉलरेंस से बाद में बचाना है, तो उसके लिए लैक्टोज देना है। अच्छा, 40 ईयर मेल वर्किंग एज अ टैक्सी ड्राइवर इन दुबई। जैसे दुबई में है, उसके बाद उसको ना डायरिया हो गया, उसको सुप्रीनो जॉन्डिस, स्प्लियोमेगैली, जनरलाइज्ड लिम्फेडेनोपैथी, तो एड्स मोस्टली ऐसी है। बाहर का केस देंगे तो आपने समझ लेना कि ये एड्स सुनना चाहते हैं। अच्छा, एक मदर है, उसको उसको ना बेबी बेबी है, कंप्लेन्स ऑफ डायरिया, फ्लैटुलेंस, मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स देने से, तो लैक्टोज इंटॉलरेंस है। पेशेंट विद प्रोलॉन्ग डायरिया, इसको ओजीडी की हमने, तो क्रिसेंट शेप प्रोटोजोआ मिला, क्रिसेंट शेप प्रोटोजोआ। तो अब देखिए, इंटेस्टाइनल है तो आपको मैंने बताया, 3 तो मैंने आपको बताए हैं सारे प्रोटोजोआ। इंटेस्टाइनल कौन कौन से अभी रिवाइज किए थे, तो उनमें से जियार्डिया वैसे यहाँ है आंसर, लेकिन क्योंकि ये ना बस जियार्डिया है आंसर, ठीक है। वैसे इसकी जो असल शेप है ना, वो होती है इस तरह करके, ये होती है पियर पियर शेप्ड का। जियार्डिया जो होता है ना, पियर शेप्ड का होता है। सही है। और इसके ऐसे ना वो भी होते हैं, फ्लैजेला भी होते हैं इसके। तो असल कुछ इस तरह की शेप होती है इसकी। तो लेकिन खैर चलें, उसने कहा कि क्रिसेंट शेप का, उसको चांद लगा होगा, तुमने मान लिया। आगे चलते हैं। कहता है कि अपने पास एक बच्चा है, डायरिया के साथ आया है, विलियस एट्रोफी है। अच्छा, जार्डियासिस ना विलियस एट्रोफी करवाते हैं। अक्सर हम लोग एमसीक्यू आएगा कि आप एक पेशेंट को हमने सीलियक सस्पेक्ट किया, उसको ना बच्चा आया था, उसको ना स्टिटोरिया था, तो हमने कहा सीलियक है, हमने ग्लूटेन फ्री डाइट दी, उसके बावजूद भी ठीक नहीं हुआ, तो ये जार्डियासिस है। सही है। ये ऐसा कई दफ़ा है आंसर, ऐसा एमसीक्यू है। विलियस एट्रोफी है, ये भी वही है, ग्लूटेन फ्री डाइट दी तो जार्डिया नहीं सही हुआ, तो अब जार्डियासिस है।
न्यूबॉर्न वैसे ये हकीकत ऐसी बात है नहीं, डिस्कस नहीं करते फिलहाल, लेकिन अच्छा न्यूबॉर्न बेबी अनीमिक है, उसको हम लोगों ने एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन की, 10 दिन के बाद उसको आ गया जनाब डायरिया शुरू हो गया, रैश शुरू हो गया जो कि बॉडी में फैल रहा है। तो ये क्या है, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि आप में जो ब्लड देते हो ना, तो उसमें जो ब्लड में जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, वो नॉर्मली तो जो रिसेप्टर होता है वो खत्म कर देता है। लेकिन अगर कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है या कोई न्यू बॉर्न्स है, तो उनमें ऐसा मसला होता है कि वो टी लिम्फोसाइट्स रह जाते हैं दूसरे के, और वो फिर आपकी बॉडी को इफेक्ट करते हैं। सही है, तो वो स्किन को करते हैं, जीआईटी को करते हैं, तो इस वजह से ना स्किन पे रैश, डायरिया, तो ये रिएक्शन होता है ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिएक्शन। ये हम हीमाटोलॉजी में पढ़ के भी आए थे। एक मैन को डायरिया और वॉमिटिंग, रैपिड डिहाइड्रेशन, ड्राई ट्रंक, रैपिड डिहाइड्रेशन, देखो सीवियर हो गया, और आपको क्या मिला, कोमा शेप्ड ऑर्गेनिज्म मिला, विब्रियो कोलरी, बात खत्म। पीयर शेप्ड मिला डायरिया के साथ, जार्डियासिस, पीयर शेप इसकी सही है असल। अच्छा, एक साइन सिम्टम्स ऑफ क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम क्या है, एक ग्राम पॉजिटिव है, ठीक है, और ग्राम पॉजिटिव कोकाई है, और ये क्या करवाते हैं, ये भी ना इस तरह अपना एनारोबिक है। एनारोबिक है तो जो जो डब्बा पैक, जो सील पैक नहीं होते, जो टिन के डिब्बे वगैरह होते हैं, उनमें कोई फूड्स या कॉकटेल वगैरह होते हैं ना, तो उनमें अगर ये होगा तो ये एनारोबिक इन्वायरमेंट मिल जाएगा इसको, ये ग्रो करेगा, अपना टॉक्सिक फेंक देगा अंदर। आप जब उसको पियोगे ना तो आपको डिसेंडिंग पैरालिसिस स्टार्ट हो जाएगी, डिसेंडिंग फ्लैसिड पैरालिसिस। सबसे पहले तो डिप्लोपिया होगा, उसके बाद फिर गर्दन गई, बाजू गए, टांगे गई, मतलब बंदा गया। तो एक एक और होता है अपने पास कैम्पाइलोबैक्टर, वो असेंडिंग पैरालिसिस कराएगा, असेंडिंग फ्लैसिड पैरालिसिस करवाएगा। विब्रियो कोलेरा एक डायरिया करवा रहा है, तो क्या मैकेनिज्म है, इंक्रीज कैल्शियम चैनल ओपनिंग, ऐसे ही है। ये जीसी को एक्टिव, जीएस को एक्टिव करता है, साइक्लिक एएमपी का लेवल बढ़ाता है, और क्लोराइड के को ना पंप करवाता है, मतलब क्लोराइड को ना इंटेस्टाइन में ज़्यादा सिक्रीट करवाता है। फिर उसके पीछे सोडियम आता है, उसके पीछे वाटर आता है, और बंदे को राइस वाटर डायरिया हो जाता है। अच्छा, ग्राम पॉजिटिव कोकोबैसिलस विद टम्बलिंग मोटिलिटी, और प्रेग्नेंट फीमेल है, तो ये लिस्टेरिया, एक तो टम्बलिंग मोटिलिटी और दूसरा प्रेग्नेंट फीमेल। सही है, ये ग्राम पॉजिटिव होता है, लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन्स, और ये मेनिंजाइटिस का भी एक कॉमन काज है फीमेल्स में। सही है, प्रेग्नेंट फीमेल्स में, इसी तरह न्यू नेयर्स में, इसी तरह एल्डरली पेशेंट में, 60-70 प्लस पेशेंट्स में ना। द मोस्ट कॉमन कार्बोहाइड्रेट माल एब्जॉर्प्शन इज लैक्टेज, और ये कर लेते हैं सारा। प्राइमरी सिफिलिस में क्या होगा, जेनिटल सोर्स बनेंगे, उसे शैंकर कहते हैं, जेनिटल एरियाज में ना पेनफुल अल्सर्स बनते हैं, शैंकर, ये प्राइमरी सिफिलिस का कॉज है, और प्राइमरी सिफिलिस की प्रेजेंटेशन है, और इसी वजह से क्योंकि वो पेनलेस होता है तो अक्सर लोग उसको, मतलब उसको केयर नहीं करते, और बाद में फिर वो लेट सेकेंडरी टर्शियरी सिफिलिस के साथ प्रेजेंट करते हैं। हुचिसन टीथ, कंजाइनटल सिफिलिस की क्लासिकल फाइंडिंग है, दांत ना नुकीले से कुछ हो जाते हैं, उसे कहते हैं हुचिसन टीथ। और उसके अलावा टेबीज डोर्सालिस, ये भी क्या है, अपना एक तो देखो सेक्सुअली एक्टिव एक्टिव था, दुबई में था, ठीक है ना सब कुछ, और प्रोटेक्शन भी यूज़ नहीं करता था, उसके बाद उसको ना अब चलने फिरने में मसला आ रहा है, बैलेंस खराब हो गया है, एब्सेंट लाइट रिफ्लेक्स है, नो पेन सेंसेशन है, इसको ना टेबीज डोर्सालिस है। इसमें ये होता है कि थर्ड जो टर्शियरी सिफिलिस होता है ना, उसमें आपकी जो क्या कहते हैं, डोर्सल कॉलम्स होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के, वो तबाह हो जाते हैं। सही है, तो इस वजह से फिर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आती हैं। एक सेक्सुअली एक्टिव मेल है और उसको सिफिलिस हुआ है, और सीरोलॉजी में पॉजिटिव आ गई है, तो पॉसिबल फाइंडिंग क्या होगी कि पिनाइल शैंकर आपको मिल सकते हैं जेनिटेलिया एरिया पे, और 65 ईयर मेल है, कंस्ट्रिक्टेड प्यूपिल है, नॉन रिएक्टिव टू लाइट, अकोमोडेशन पे रिएक्ट करते हैं। तो ये क्या है, अर्जाइल रॉबर्टसन प्यूपिल, ये सिफिलिस के साथ एसोसिएटेड है, अर्जाइल रॉबर्टसन प्यूपिल। इसमें क्या होगा, ये हमने पहले याद किया था न्यूरो में कि सेक्स वर्कर है एक, अर्जाइल रॉबर्टसन प्यूपिल ना एक सेक्स वर्कर है, जो कि रिएक्ट तो नहीं करती बल्कि अकोमोडेट कर लेती है। तो इस वजह से ना ये अपने इस तरह आपने याद कर लेना है। A lady delivered a baby having Hutchinson teeth, congenital syphilis, गुम्मटस नेक्रोसिस, बड़ी गंदी से ना गुम्मास बनते हैं, ठीक है, सिफिलिस में तो नेक्रोसिस होती है, आप पिक्चर्स देख सकते हैं, बड़ी गंदी होती है, तो वो अपने पास आ गया सिफिलिस।